जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सरस्वती पूजा समाप्त हो चुकी है, बहुत छुट्टियां मन चुकी है। चलिए आज से हम लोग अपने क्लास को रेगुलर करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। करंट अफेयर और एडिटोरियल की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या हेडिंग डालना है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। पहली हेडिंग डालेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को यह सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन दुनिया भर की आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के उद्देश्य से किया जाता है। सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? जितने भी विश्व भर में वेटलैंड्स हैं उन सभी को सुरक्षित करना है, उन सभी को बाहरी हस्तक्षेप से कैसे बताना है। तो इन सभी चीजों के लिए क्या किया जाता है? हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। और कब किया जाता है? तो 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी थीम। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है जिसका विषय है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा इसकी थीम है। तो दूसरी चीज नोट डाउन कीजिएगा, इसकी थीम क्या है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। तो 2 चीज याद रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है? हमारा साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। क्लियर? अगले टॉपिक पे चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फेब को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले तो इसका डेट याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो 4 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? यह दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने के खास मौका देता है। तो ये हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं? कैंसर से लड़ने के लिए, कैंसर से कैसे बचाव किया जाए, कैसे अपनी सुरक्षा की जाए, ठीक है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन चीजों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। और इसकी थीम इसकी भी याद रखनी है। तो इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। इस बार इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। यूनाइटेड बाय यूनिक, इसकी थीम याद रखना है, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो दोनों चीज, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे उसका भी डेट और थीम याद रखना है, और वर्ल्ड कैंसर डे इसका भी डेट और थीम याद रखना है। 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरज कुंड मेला, ठीक है। इसमें तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है, इसका कौन सा क्रम है? तो ये 38वां है, ठीक है। ये कैवा है? तो ये 38वां है, 38वां सूरज कुंड मेला है, ठीक है। और हर साल ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में। क्लियर? हर साल ये हरियाणा के फरीदाबाद में आपको आयोजित किया जाता है। क्लियर? तो पहली चीज तो हमें याद रखना है कि ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो फरीदाबाद में। और क्रम कौन सा है? तो 38वां क्रम है। क्लियर? हरियाणा के फरीदाबाद में लगा यह मेला सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश विदेश के हजारों शिल्पकार हिस्सा लेते हैं। तो ये मेला जो है मुख्य रूप से शिल्पकारों से रिलेटेड है, ठीक है। आप जो भी चीज में आप माहिर है, जो भी चीज बनाने में, ठीक है, किसी भी शिल्प में यदि आप माहिर है तो अपना आप प्रोडक्ट लेके वहां पे जाइए और बेच सकते हैं। अपनी दुकान आप वहां पे लगा सकते हैं। उसके साथ ही मेला है तो बाकी सारी चीजों की भी सुविधाएं वहां पे रहती है, ठीक है। तो ये जो सूरज कुंड मेला है मुख्य रूप से शिल्पकारों को प्रमोट करने को लेकर है, ठीक है। तो 38वां क्रम है और फरीदाबाद हरियाणा में लगाया गया है। और देखते हैं इस बार का जो कंट्री पार्टनर है वो बिम्स्टेक है। कौन है कंट्री पार्टनर? आपका कंट्री पार्टनर आपका बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक में टोटल जितने भी कंट्री है, ठीक है, आपके जो टोटल जितने भी कंट्री है, ठीक है, बिम्स्टेक में, वो सभी इसके क्या है? इसके इस बार आपके सदस्य बनेंगे। जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है।
बिम्स्टेक में जितने भी कंट्री है वो सभी क्या बनेंगे इस बार इसके कंट्री पार्टनर बनेंगे। तो याद रखना है इस बार कंट्री पार्टनर कौन है, हमेशा कोई एक देश होता था और इस बार क्या है, बिम्स्टेक में जितने भी देश शामिल है ये इसके कंट्री पार्टनर है। और पहली बार 2 राज्य उड़ीसा और एमपी स्टेट थीम बनाया गया है। ठीक है, स्टेट थीम किस राज्य को बनाया गया है, स्टेट थीम किसको बनाया गया है, स्टेट थीम किसको बनाया गया है, तो उड़ीसा है और एमपी है। ठीक है, इस 2 राज्यों को स्टेट थीम बनाया गया है। ठीक है, स्टेट थीम 2 राज्य है, याद रखिएगा, आपका उड़ीसा है और एमपी है। और कंट्री पार्टनर बिम्स्टेक है, टोटल आपके इसमें जितने भी देश है वो इस बार आपके कंट्री पार्टनर है। क्लियर। मनाया कहाँ जाता है, तो फरीदाबाद में मनाया जाएगा। और क्रम कौन सा है, तो 38वां क्रम है। तो ये आपको 4-5 पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मिड लैब मिडल ईस्ट का 24वां संस्करण। मिड लैब मिडल ईस्ट, मिड लैब मिडल ईस्ट मेडिकल के क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए और इससे जुड़ी जितनी भी प्रौद्योगिकी वगैरह है, ठीक है, उनको एक मंच प्रदान करता है। तो ये जो संस्करण है, ये संस्करण कौन सा है, तो ये 24वां संस्करण है। ठीक है, ये 24वां संस्करण है। और कहाँ मनाया जाएगा, तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कहाँ होगा, तो दुबई में होगा। कहाँ होगा, तो दुबई में होगा। क्लियर, दोनों चीज याद रखिए, दुबई में सेलिब्रेट किया जाएगा। और क्रम कौन सा है, तो 24वां क्रम है, जिसमें चिकित्सा, प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल नवाचार के 4 दिवसीय प्रदर्शन के लिए 40 देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट कहाँ किया जाएगा, दुबई में किया जाएगा। मिड लैब मिडल ईस्ट 2025 का जो 24वां संस्करण है वो दुबई में सेलिब्रेट होगा। क्लियर, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं सैन्य अभ्यास एक्यूवेडिन। एक्सरसाइज एक्यूवेडिन कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज का नाम है एक्यूवेडिन। एक्सरसाइज कौन सा है, तो एक्यूवेडिन एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच सेलिब्रेट किया जाता है एक्यूवेडिन, तो ये इंडिया और मालदीव, इंडिया और मालदीव के बीच ये एक्सरसाइज होती है। इंडिया और मालदीव के बीच ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, एक्सरसाइज एक्यूवेडिन। ठीक है, आयोजन कहाँ होगा, तो आयोजन इसका मालदीव में होगा। ठीक है, दूसरी चीज लिखिएगा, आयोजन कहाँ होगा, तो आयोजन मालदीव में होगा। क्लियर, एक्यूवेडिन जिसका मालदीव की धिवेही भाषा में मित्र अर्थ होता है। एक्यूवेडिन का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका मित्र है। भारत और मालदीव के बीच यह एक्सरसाइज 2009 से चली आ रही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी, 2009 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। और तब से भारत और मालदीव के बीच ये थल सेना की अभ्यास है और इसको भारत और मालदीव एक साथ क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। इस बार मालदीव द्वारा ये आपको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप। ठीक है, यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप देखते हैं। भारत के तेजस सिरसे, भारत के तेजस सिरसे ने फ्रांस में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में पुरुष की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 7.64 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। बाधा दौड़ क्या होता है, हडल रेसिंग। ठीक है, मान लो ये ट्रैक है, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, बीच में कुछ कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं रखे होंगे जिसको आपको कूद के फांद के आपको पार करके रेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो 60 मीटर की जो आपको बाधा दौड़ थी, इसको मात्र 7.64 सेकंड में कंप्लीट किसने किया है, तेजस सिरसे ने। इस व्यक्ति ने, तेजस सिरसे ने आपको ये बाधा दौड़ कंप्लीट किया और यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। क्लियर, तो याद रखिएगा, यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता है और 60 मीटर के हडल रेस या बाधा दौड़ में कंप्लीट किया है। ठीक है, हडल रेस या बाधा दौड़ में 60 मीटर के इन्होंने ये चीज कंप्लीट किया है। क्लियर, अगली हेडिंग डालेंगे रामसर साइट्स। अगली हेडिंग डालेंगे रामसर साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रामसर साइट, भारत के 4 नए रामसर स्थल, भारत के 4 नए रामसर स्थल। ठीक है, और अब रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है,
अब रामसर साइट्स की संख्या आपको कुल मिलाकर 89 हो चुकी है, ठीक है। तो पहली चीज तो लिखिएगा, भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई, तो 89 हो चुकी है। और कितने जोड़े गए हैं, तो 4 जोड़े गए हैं +4, 4 नए रामसर साइट्स अभी हाल ही में जोड़े गए हैं, ठीक है। भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाले देश के साथ ही यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको के बाद विश्व के तीसरा सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश है, ठीक है। तो टॉप पे कौन है रामसर स्थल में, तो टॉप पे आपका कौन सा हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, और सेकंड पे मैक्सिको, सेकंड पे मैक्सिको, ठीक है, और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो रामसर साइट्स की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, तीसरे स्थान पे हमारा भारत आ चुका है। अब देखते हैं जो 3-4 नए साइट्स जोड़े गए हैं उसमें तमिलनाडु का सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य है, थेड़थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, और सिक्किम का केचुअपलड़ी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील। मतलब 3 स्टेट के 4 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। तो पहला डालिएगा तमिलनाडु से 2 है, तमिलनाडु लिखिए और तमिलनाडु के सामने एरो बना के उन दोनों का नाम लिखिए। पहला है सक्काराकोटई, सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा लिखिए थेड़थंगल पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु के सामने ही, ठीक है, सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेड़थंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम का है खेचे ओपलड़ी, खेचे ओपलड़ी वेटलैंड, खेचे ओपलड़ी वेटलैंड सिक्किम का है, खेचे ओपलड़ी वेटलैंड। नाम थोड़ा अजीबोगरीब है, 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, खेचे ओपलड़ी वेटलैंड। और झारखंड का उधवा झील, ठीक है, तीसरा नाम लिखिएगा झारखंड का और उसके सामने लिखिएगा उधवा झील, ठीक है। तमिलनाडु में अब 20 रामसर स्थल है और यह भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है। इंडिया की यदि बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। पूछ दे एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, क्लियर। और सेकंड पे आपका यूपी आता है, सेकंड पे कौन आता है, तो सेकंड पे आपका यूपी आता है रामसर साइट्स के मामले में, ठीक है। विश्व में भारत तीसरे स्थान पे रामसर साइट के मामले में आता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिएगा बीसीसीआई अवार्ड्स, ठीक है, बीसीसीआई अवार्ड्स। इसमें सचिन तेंदुलकर को शनिवार को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है, क्लियर। जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का खिताब किसको मिला है, जसप्रीत, मेन में बुमराह को मिला है और फीमेल में स्मृति मंधाना को मिला है, ठीक है। स्मृति मंधाना को मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। आगे चलते हैं, इसकी तो हेडिंग ही गायब है, इसमें डालिए ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स हेडिंग डालिएगा ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी बिजनेस वुमेन और म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन को यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। चंद्रिका टंडन के एल्बम त्रिवेणी को 67वें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। किसे मिला है, तो एल्बम की श्रेणी में, ठीक है, चंद्रिका टंडन जी को मिला है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। चंद्रिका टंडन जी को एल्बम की श्रेणी में, बेस्ट एल्बम की श्रेणी में आपको ये अवार्ड मिला है। तो इसको लिख लीजिएगा, बेस्ट एल्बम की श्रेणी में किसको अवार्ड मिला है, भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। लॉस एंजलिस में crypto.com एरिना में 67वां ग्रैमी अवार्ड्स आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है ग्रैमी अवार्ड्स का, तो लॉस एंजलिस में, ठीक है। कहाँ आयोजन हुआ है, तो लॉस
एंजलिस में, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे। तो लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड का आपको आयोजन किया गया है। और बेस्ट एल्बम का श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला है? तो चंद्रिका टंडन जी को मिला है। इसके अलावा बियोंसे ने 67वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड में काउबॉय कार्टर के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया, ठीक है। अब बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो बियोंसे ने जीता है। किसने जीता है? बियोंसे ने जीता है। इनके एल्बम का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इनके एल्बम का नाम क्या है? तो इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी, ठीक है। इनके एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी, ठीक है। इनके एल्बम का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चंद्रिका टंडन जी का एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, उसका नाम क्या है? त्रिवेणी। क्लियर? अगली हेडिंग पे चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप, हेडिंग बनाइए। विनर कौन है? तो विनर है आपका प्यारा भारत। विनर कौन है? तो इंडिया, ठीक है। और रनर अप कौन है? रनर अप है साउथ अफ्रीका। रनर अप कौन है? तो साउथ अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका आपका रनर अप है। और लगातार दूसरी बार, ठीक है, लगातार दूसरी बार, सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब महिला टीम ने जीता है, ठीक है। रविवार को कुआलालंपुर के बायोमास ओवल में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने खिताब को डिफेंड किया है। मतलब पिछले साल भी खिताब इन्होंने ही जीता था और इस साल भी खिताब इन्होंने ही जीता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज के एडिटोरियल टॉपिक पे आते हैं। सतत आर्थिक विकास हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। सतत आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पे, महिलाओं की समाज में स्थिति पे, महिलाओं के साथ क्या क्या चीजें हो रही है, महिलाओं किस प्रकार से महिलाएं प्रगति कर रही है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान है। हम इन सारी चीजों पे चर्चा करते हुए अपने एडिटोरियल को आज कंप्लीट करेंगे। हमारे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। श्रम शक्ति भागीदारी का मतलब क्या होता है कि महिलाएं कितना ज्यादा, हमारे जो लेबर है, ठीक है, हमारा जो लेबर वाला फील्ड है जहां पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमारा जो आउटफील्ड है, वहां पे महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यह 6 वर्षों में 18.2 से दोगुनी होकर 35.5 हो गई है। हालांकि गहन विश्लेषण से चिंताजनक पैटर्न का पता चलता है। किशोर लड़कियां 15 से 19 और वृद्ध महिलाएं 60 प्लस के बीच भागीदारी में तीव्र वृद्धि हुई है, जो प्रायः सशक्तिकरण के बजाय आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित होती है। यद्यपि बढ़ती भागीदारी प्रगति को चिन्हित करती है, महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना अभी भी बाकी है। तभी हम ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकेंगे जो वास्तव में लैंगिक संवेदनशील हो तथा सभी श्रमिकों को समान अवसर और विकल्प प्रदान करे। मानते हैं क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है किसमें, श्रम शक्ति भागीदारी में, लेकिन संख्या किसकी है, तो 15 से 19 और 60 प्लस। ध्यान दीजिएगा, 15 से 19 ये होता है पढ़ने का एज, काम करने का एज नहीं होता है ये। तो जो एज ग्रुप है वो 15 से 19 है, या तो 60 प्लस, ये भी काम करने का एज नहीं होता है, ठीक है, ये आराम करने का एज होता है। लेकिन बढ़ोतरी किस में हुई है, तो 60 प्लस वालों में और 15 से 19 वालों में। तो ये एक चिंताजनक विषय है। देखते हैं किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, क्या किन किन क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ी है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या निदान किया जा सकता है। चलिए, भारत में महिला श्रम बल के भागीदारी में सुधार के पीछे कौन कौन से कारक है, ठीक है। तो पहला तो उज्ज्वला योजना, ठीक है। क्या है उज्ज्वला योजना? निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और हर घर जल योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को घरेलू बोझ को कम कर दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक समय उपलब्ध हुआ है उनको, ठीक है। जैसे कि जब एलपीजी आ गया और हर घर नल जल की सुविधा हो गई, तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को पानी लाने, खाना बनाने के लिए जलावन इकट्ठा करने टाइम उनका बचा, ठीक है, उनका टाइम बचा, उनकी समस्याएं कम हुई, उनको परेशानियां कम हुई, जिससे क्या हुआ, महिलाएं दूसरे कामों में रुचि लेने लगी, ठीक है, ठीक है। मान लो या तो वो घर से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है,
या फिर कहीं बाहर जाके कोई काम कर सकती है। तो इससे क्या हुआ है, श्रम बल में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर। महिलाओं को मनरेगा जैसी मजदूरी रोजगार योजनाओं से लाभ हुआ है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी के साथ स्थानीय अवसर प्रदान करता है। मनरेगा वाले जो सिस्टम है उसमें भी महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की गई है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और मैंने आपको बताया इसके पीछे जो भी हमारे जो योजनाएं चल रही है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, तो इस तरह से उनको क्या हुआ, समय का बचत हुआ। ठीक है। और वो क्या कर सकती है, अपने दूसरे कामों में समय दे सकती है। घटती प्रजनन दर, ठीक है, और छोटे परिवार। भारत की घटती प्रजनन दर जो अब 2.0 है, ने महिलाओं पर बच्चों के पालन पोषण का बोझ कम कर दिया, जिससे उन्हें वेतनभोगी कार्यों में भाग लेने के लिए अधिक समय मिल रहा है। प्रजनन दर घटा है। पहले क्या था, 5-6 बच्चे होते थे महिलाओं के, वो अपना लाइफ का जो मेन पार्ट होता था, ठीक है, जो यंग फेज होता था, मान लीजिए 21-22 से लेकर आपका 40 साल तक का एज, वो बच्चों की देखभाल में ही निकल जाती थी। तो फिर वो ड्यूटी कब करेगी। ठीक है। लेकिन अब क्या है, 1 बच्चे 2 बच्चे मैक्सिमम 3, तो अब कोई सोच नहीं रहा है, 2 बच्चे 1 बच्चे इसी पे रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा समय मिल जाता है दूसरे कामों पर, अपने बिजनेस पे या जॉब पे ध्यान देने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी बढ़ रही है। क्लियर। साक्षरता और शिक्षा के स्तर में सुधार। महिलाओं की साक्षरता एवं शिक्षा तक पहुंच में लगातार सुधार हुआ है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और कार्यबल में भी भागीदारी बढ़ी है। पहले महिलाओं को क्या करते थे, शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ठीक है। उनका काम एक ही होता था कि अपनी माता का घर में हाथ बटाए कामकाज में, शादी ब्याह करे और फिर अपने ससुराल चले जाए, फिर वहां घर का कामकाज देखे। मतलब उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था। ठीक है। शिक्षा उनको उस हिसाब से नहीं दी जाती थी जिस हिसाब से लड़कों को दी जाती थी घर में। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस हिसाब से लड़के पढ़ रहे हैं उसी रेशियो से लड़कियां भी पढ़ रही है। ठीक है। लड़के भी बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो लड़कियां भी बाहर जाके पढ़ रही है। तो शिक्षा का विकास हुआ, साक्षरता का विकास हुआ। और यदि वो शिक्षा ले रही है तो वो जॉब तो करेगी ही करेगी। शिक्षा ले किस लिए रही है, जॉब करने के लिए ही। तो इससे भी क्या होगा, श्रम बल भागीदारी बढ़ेगी। स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर रुझान। प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना जैसे वित्तीय समावेशन पहलों से सहायता प्राप्त होकर महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता में तीव्रता से प्रवेश कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, स्वरोजगार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। और महिलाओं को ऋण मिल रहा है, उनको बिजनेस करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो अपना खुद का रोजगार कर सकती है। मान लीजिए कि जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसको किसी और फील्ड में मन लगता है। ठीक है। जैसे कि हो सकता है उसको सिलाई में मन लग रहा हो। ठीक है। वो आपको कोई फूडिंग मटेरियल बनाने में उसे मन लग रहा हो। ठीक है। कोई कृषि क्षेत्र में मन लग रहा हो, किसी को दुग्ध पालन में मन लग रहा हो, तो उस फील्ड का उसको नॉलेज हो। जरूरी नहीं है कि सभी प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब ही करते हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं उनको जब ये सुविधाएं मिल रही है तो वो क्या करती है, वो अपने जो भी उनका बिजनेस है उनको वो लोग प्रमोट करती है, उनको वो लोग आगे बढ़ाती है। तो इस हिसाब से भी हमारे श्रम बल भागीदारी को वृद्धि मिल रही है। प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण सक्षमकर्ता के रूप में इंटरनेट पहुंच और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तीव्रता से विस्तार ने महिलाओं के लिए गिग और रिमोट वर्क में भाग लेने का अवसर उत्पन्न किया है। ठीक है। अब जमाना आ गया है आपको इंटरनेट का। ठीक है। डिजिटल दुनिया हो चुकी है और इन चीज़ों से जुड़ने के बाद महिलाओं को जो भी आपका रिमोट क्षेत्र है, ठीक है, पिछड़ा क्षेत्र है, गिग वर्कर्स है, ठीक है, तो उनको क्या हुआ है, प्रमोट करने में आसानी हुई है। क्लियर। जो पिछड़े क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वो भी अब क्या करते हैं, मार्केट से जुड़ पाते हैं आसानी से। वो भी बड़े बड़े शहरों से जुड़ पाते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में भी मोबाइल है, उनके हाथ में भी इंटरनेट है, वो भी सारी चीज़ें देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, चीज़ों को कैसे अच्छा करना है, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है। शहर और गांव के बीच, शहर और पिछड़े क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो इन चीज़ों से क्या हुआ है, इन चीज़ों से श्रम बल में आपको बढ़ोतरी हुई है। तो आप अपने एग्जाम में पॉइंट में आप इन चीज़ों को कोटेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। चुनौतियां क्या है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे सुधार किया गया है और कैसे बढ़ोतरी हुई है। चुनौतियां क्या है? पहली चुनौती है लैंगिक सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक बाधाएं। आर्थिक विकास के बावजूद पारंपरिक सामाजिक मानदंड महिलाओं को वेतन वाले काम में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं तथा उन्हें घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है। कुछ सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक बाधाएं, अभी भी वो रेशियो महिलाओं को प्राप्त नहीं हुआ है जो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। अभी भी बहुत सारे सांस्कृतिक बाधाएं, ठीक है, सामाजिक प्रतिबंधताएं अभी भी महिलाओं को जकड़े हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो
आगे नहीं बढ़ पाती है एक लिमिट के बाद। अभी भी भले ही लड़कियां बाहर पढ़ने आ गई हो, लेकिन बहुत लड़कियों पे एक अलग प्रेशर होता है शादी का एक समय के बाद, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह का क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं ही तो है, ठीक है। पारंपरिक सामाजिक मानदंड महिलाओं के वेतन वाले काम में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं तथा उन्हें घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। और महिलाएं क्या होती है फिर, वो लड़कियां हाउस वाइफ बन के रह जाती है, भले ही उनके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। तो ये कुछ समस्याएं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक अपर्याप्त पहुंच, कई महिलाओं को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच का अभाव है, जिससे उभरते नौकरी बाजारों में कौशल असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं दिलाया जाता है, ठीक है। गांव में यदि वो रह रही है तो वो क्लास 10th क्लास 12 तक तो पढ़ पाती है, लेकिन उन्हें हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें आगे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी से बारे में नहीं जान पाएंगी, वो मॉडर्नाइजेशन के बारे में नहीं जान पाएगी, वो नहीं जान पाएगी कि दुनिया किस तरह से आगे बढ़ चुकी है और हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो इस हिसाब से भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और महिलाएं पीछे रह जाती हैं। अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ, अवैतनिक देखभाल कार्य जैसे बच्चों की देखभाल, वृद्ध जनों का देखभाल और घरेलू काम के असंगत बोझ से महिलाओं के पास वैतनिक कार्य के लिए बहुत कम समय बचता है। मैंने आपको क्या बताया, कुछ पॉइंट है, जैसे बच्चों की देखभाल, वृद्ध जनों की देखभाल और घरेलू कामकाज, ठीक है। प्रजनन दर में यदि वृद्धि, प्रजनन दर में अभी क्या हुई है, कमी हुई है, लेकिन यदि इसमें वृद्धि होती है, ठीक है, तो सभी क्या इस चीज में योगदान दे पा रहे हैं, नहीं। जहां शिक्षा साक्षरता पहुंच पाई है वहां उन क्षेत्रों का प्रजनन दर कम है, लेकिन सभी परिवारों में ऐसा नहीं है, और जिन परिवारों में ऐसा नहीं है वहां ये वाली समस्या आती है, ठीक है। और जब ये समस्या आती है तो वो क्या होगा, वो अपने पास जो उनका वैतनिक कार्य है, जहां पे वो पैसे लेके काम कर रही है, जहां पे वो जॉब कर रही है, उस पर वो अधिक समय नहीं दे पाएगी। क्लियर। सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रहेगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2018 और वर्ष 22 के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में 12.9% की वृद्धि का खुलासा किया, जिसके कारण कई परिवार महिलाओं को काम के लिए यात्रा करने से हतोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। महिलाओं को जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, ठीक है, जॉब पे जा रही है, आए दिन हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, ठीक है। तो जॉब पे जा रही है, कलकत्ता वाला कांड आप देख सकते हैं, हाल में ही हुआ था। तो उनकी जो सुरक्षा संबंधी चिंता है, तो उनके परिवार वाले इस बात से डरते हैं कि क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सुरक्षित नहीं है वो, उन्हें अकेले कैसे भेजे हम इतनी दूर काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं बनी हुई है, जिससे कि सुरक्षा वाली जो समस्या है वो मूल रूप से परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी लड़की के प्रति, अपनी घर की जो बेटी है उसके प्रति रहती ही रहती है। तो ये एक डर मन में बना रहता है, और इस प्रकार से वो उन्हें अधिक दूर यदि जॉब करने जा रही है और यदि समस्याएं हैं तो वो फिर मना कर देते हैं कि जॉब नहीं करना है या ड्यूटी नहीं करनी है, ठीक है। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व, महिलाओं को ग्लास सीलिंग अवधारणा को तोड़ने, ग्लास सीलिंग अवधारणा मतलब होता है, ग्लास मतलब जो दिख नहीं रहा है लेकिन एक सीलिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्लास सीलिंग जो अवधारणा है मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, लेकिन सीलिंग मतलब अवरोध की तरह काम कर रहा है। महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े पदों पर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे कंपनियों में और निजी दोनों क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों तक महिलाओं को नहीं पहुंचने दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि समाज क्या है, हमारा समाज हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, पैट्रियटिकल सोसाइटी है। तो वहां पर क्या किया जाता है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा जाता है, उनके सामने एक अवरोध है, ठीक है, उनके सामने क्या है, एक अवरोध लगा दिया जाता है कि आपको यहाँ तक ही आपको बढ़ने दिया जाएगा, इससे आगे के लायक आप नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है, ये एक भ्रम है। महिलाएं वो चीजें कर सकती है जो पुरुष कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए, और मानते हैं फिजिकल रूप से दोनों का बनावट अलग है, ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। ऐसा बहुत सा काम है जो पुरुष कर रहे हैं और महिलाएं भी कर रही है। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है, इन ये जो चुनौतियां हैं, और मैंने आपको जो पहले बताया कि ये जो प्रॉफिट्स हुए हैं, जो सुधार हुए हैं, इन चीज़ों को आप एग्जाम में कोटेट करके लिख सकते हैं और अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।